आज के प्रोडक्ट में। तो आज के डेट में हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी, दैट इज मिर्गी, जो एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल बैरियर है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट न्यूरोलॉजिकल बैरियर हो या डिसऑर्डर हो, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आमतौर पे जब भी हम प्रोडक्ट की रिगार्डिंग बात करते हैं, उन सभी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की जो ताकत है वो क्यों है, किस वजह से हमें मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन, ये सभी चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। तो आज के डेट में जो हम एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर भी कुछ मिनरल्स, कुछ आयंस इस तरीके से काम करते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है, हमारे न्यूरॉन्स को मजबूत करने का काम करती है, और कुछ अच्छे खासे तौर पे हम एपिलेप्सी से दूर जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। यह हमारी पूरी शरीर की बनावट है, जो ऑलमोस्ट 11 अलग अलग संस्थाओं से, प्रणालियों से हमारा पूरा शरीर बनता है, जिसके अंदर पाचन क्रिया हो, सर्कुलेटरी मैकेनिज्म हो, जो खून हमारे शरीर के अंदर दौड़ता है वो हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या फिर उत्सर्जन करने की क्रिया में वो प्रणाली हो। तो इन अलग अलग 11 प्रणालियों से हमारा पूरा शरीर बनता है। प्रणालियों से भी अगर हम थोड़ा सा डीप बात करें तो हमारा पूरा शरीर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद हमारा पूरा शरीर बनता है। इसका मतलब यह है कि हर एक प्रणाली, हर एक पेशी, हर एक सेल दूसरे सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इन 11 सिस्टम्स में से कोई भी सिस्टम के अंदर थोड़ी भी अगर इम्बैलेंस हो जाए तो उसके इफेक्ट हमें एंटायर बॉडी के ऊपर देखने मिलते हैं। तो आमतौर पे एलोपैथिक मेडिकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो वो सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, वो सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। अगर हमें बुखार आ जाए तो हमें बुखार कम होने की दवाई दी जाती है, मगर बुखार आने के लगभग 1000 से भी ज्यादा रीजंस हो सकते हैं। आपका किसी दिन वर्कआउट ज्यादा हो जाएगा या फिर फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा हो जाएगा, तब भी आपको बुखार आता है, तब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के तौर पे भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऐसे अनगिनत किस्से हो सकते हैं जिस वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। मगर एलोपैथी के अंदर अगर हम देखें तो एलोपैथी के अंदर अगर हम देखें तो वो सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। और मैं बताना चाहता हूं कि अपना प्रोडक्ट हमारे हर सिस्टम, हमारे हर प्रणाली को उसका जो निर्धारित किया गया काम है, जो फंक्शन है, उसे रिस्टोर करने का काम करता है। जैसे हम देखें, जब भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, एक सेल से हमारी एंटायर बॉडी बनती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 4 वीक्स के बाद, 4 वीक्स के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, जो इतना बड़ा ग्रुप बनता है सेल्स का, उन कुछ सेल्स को उनका फंक्शन डिटरमाइन किया जाता है, जिसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के हिसाब से डिटर्मिनेशन फेज बताते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि कुछ सेल्स के ग्रुप को इकट्ठा करके उनको एक काम दिया जाता है। आप हाथ बनाइए, आप पैर बनाइए, आप ब्रेन बनाइए, आप न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन का काम कीजिए। तो ये जो डिटर्मिनेशन फेज है, उस फेज के अंदर जो फंक्शन दिया गया था पर्टिकुलर सिस्टम को, उसका ओरिजिनल फंक्शन रिस्टोर करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। तो अपना प्रोडक्ट इन सभी 11 सिस्टम्स के अंदर काम करता है। जैसा हम बता रहे थे कि एलोपैथिक सिम्टम्स के ऊपर काम करती है, मगर आयुर्वेदा रूट्स के ऊपर काम करता है, जो जड़ से ही बीमारियों को निकाल के फेंकने का काम करता है। अब तक के दौर में अगर हम देखें तो आयुर्वेदा को काम करने के लिए समय ज्यादा लगता था। आज की डेट में साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आज जो ड्यूरेशन ज्यादा लगता था, वो ड्यूरेशन आज की डेट में बहुत कम हुआ है। कितना कम हुआ है? तो हार्डली आधे घंटे के अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसका एकमात्र रीजन ऐसा है कि जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट फॉर्मुलेशन उसके अंदर यूज किया गया है। उसके बाद उसका जो एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म है वो भी काफी हद तक यूनिक एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म इसके अंदर हमने यूटिलाइज किया है। और तीसरा मेजर रीजन जो है इसके अंदर वो है नैनो टेक्नोलॉजी, दैट इज अ माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। हमारे सेल के अंदर कोई भी चीज अगर जाती है तो उसकी जो साइज है वो डिटरमाइन करती है कि वो फास्ट अंदर जाएगी या स्लो अंदर जाएगी। अगर सेल से वो चीज अगर बड़ी है, वो मॉलिक्यूल अगर बड़ा है, तो अंदर जाने में काफी समय लग सकता है। तो उसे अगर हम अलग अलग हिस्सों में अगर काट के रखें या फिर उसे माइक्रो क्लस्टरिंग कर दी जाए, तो सेल से भी उसकी साइज अगर छोटी हो जाए तो सेल के अंदर बहुत जल्दी वो
पास ऑन होता है, जिसे हम पर्कुलेशन कहते हैं। इन्हीं 3 रीजंस की वजह से अपने प्रोडक्ट की रिजल्ट हमें बहुत अच्छे और शानदार तरीके से हमें देखने मिलते हैं। अगर आप पानी का यूटिलाइजेशन ज्यादा करते हैं, अगर आप पानी का इंटेक ज्यादा करते हैं अपना प्रोडक्ट यूज करने के बाद, नॉर्मली पानी का यूटिलाइजेशन ज्यादा करना बहुत अच्छी बात होती है। आने वाले दिनों में हम और एक सेशन लेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि ठंड के दिनों में हम पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती, तो पानी का इंटेक हम कम करते हैं। और मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर प्रोडक्ट आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपका पानी का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। तो उस सेशन में हम बहुत अच्छी बात करेंगे। तो मिनिमम 3 to 4 लीटर्स पानी का इंटेक डेली रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे सर्कुलेशन में, प्यूरिफिकेशन में काम करता है इन टर्म्स ऑफ ब्लड। अपना प्रोडक्ट लगभग 400 से भी ज्यादा अलग अलग डिसीज डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इपिलेप्सी के बारे में, मिर्गी के बारे में। ये कंडीशन एक्चुअली है क्या? आई होप आपको ये स्क्रीन बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होगी। हम अभी एक मिनट, यस, यहाँ पे बताया कि इपिलेप्सी क्या है। तो इपिलेप्सी के बारे में हम देखते हैं कि एक ऐसी कंडीशन है जो न्यूरोलॉजिकल है, जो हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स काम नहीं करते। ना सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का भी बहुत बड़ा महत्व है। हमने पिछले कुछ सेशंस में इसके ऊपर हमने बात की है कि हमारे बॉडी के अंदर वोल्टेज होता है, हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी इम्बैलेंस अगर हो जाए या फिर थोड़ा सा प्लस की तरफ अगर वो जाती जाए, तो इपिलेप्सी यानी मिर्गी के, इसे हम मराठी के लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसे हम फीड्स बताते हैं कि ये फीड्स आना आम बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा न्यूरोलॉजिकल बैरियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल फंक्शन जो हमारी ब्रेन का है वो अगर ठीक से काम नहीं करता तो इपिलेप्सी या मिर्गी या फिर फीड्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका मिलीवोल्ट होता है -70 मिलीवोल्ट, जो एक्साइटमेंट और डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, ये फिनोमेनन के अंदर काम करती है। ब्रेन की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे नापने के लिए एक टर्म यूटिलाइज की जाती है जिसे हम EEG कहते हैं। जैसा चेस्ट के लिए ECG कहा जाता है, वैसे ब्रेन के लिए EEG ऐसा कहते हैं। जो हमारी स्कैल्प जो होती है, जो हमारा स्केलेटल होता है, उसके अंदर उसे उस रॉड को लगा जाता है और उसका मैपिंग किया जाता है। तो आपको देख के बहुत, आपको वो आप गूगल पे देख सकते हैं, उसे देख के आप बहुत हैरानी हो जाएगी। जैसा हमारा हार्ट का ECG निकलता है उसी तरीके का हमारा ब्रेन का इंपल्स निकलते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे डिटरमाइन करते हैं। वो अगर बहुत डेंस अगर हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े लाइंस उसके अंदर हमें देखने को अगर मिलती है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, और उन पेशेंट्स के अंदर हमें मिर्गी जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर वर्ल्ड का अगर सर्वे हम देखें तो ऑलमोस्ट 26 में से एक, इन बिटवीन 26, 1% को इसकी बीमारी या फिर इसकी डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो उसकी रिजल्ट्स तो काफी परेशान करने की वाली बात है। लगभग 50% बच्चों के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। ये किसी भी एज के अंदर हो सकता है, इसके लिए कोई एज डिटरमाइन नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग डिटर्मिनेशन है इपिलेप्सी की, मिर्गी की। अगर आप यहाँ पे देख पाओ, जस्ट अ मोमेंट, अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो यहाँ पे एक सेजुर्स, ऐसा एक सीजर्स जैसा एक नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये थोड़ा सा अलग है मिर्गी से, ठीक है। 2 तरीके की इपिलेप्सी, 2 तरीके की मिर्गी हमें देखने मिलती है। एक ऐसी जहाँ पे आंखें सफेद होना या फिर बहुत ज्यादा पसीना आ जाना, वो, और एक ऐसी जहाँ पे हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जहाँ पे हम बेहोश हो जाते हैं। तो ये 2 तरीके की हमें देखने मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें एपिलेप्सी के सिम्टम्स क्या क्या है, तो इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, कंफ्यूजन हो, टेम्पररी कंफ्यूजन, क्या करना है ये जल्दी समझ में ना आना। जब हम बात करते हैं तो बात करने में कुछ कुछ लफ्जों का सीधा उच्चारण ना आना, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाना या फिर फंबल हो जाना। बहुत बार हम बात करना कुछ चाहते हैं, कुछ अलग ही निकलता है, उसके बाद हम 2 मिनट के बाद उसे करेक्ट करते हैं खुद। तो वो इसके सिम्टम्स हमें देखने मिलती हैं। मसल के स्टीफनेस, अगर बहुत ज्यादा अकड़
आपके मसल्स के अंदर आ रही है, तो उसे भी एक तरीके का सिम्टम्स हमें देखने मिलती हैं। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसे हम बेहोश कहते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डेजी डेजी रहना, कुछ काम करने की इच्छा ना होना, अगर आप एक जगह पे बैठे हैं तो उठने का दिल ना करना, तो ये सभी सिम्टम्स को एक तरीके से हम न्यूरोलॉजिकल डिफिशियंसी कंडीशन के तौर पे हम बताते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि ब्रेन डैमेज, अगर किसी तरीके की दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन को किसी तरीके की इंजरी अगर हुई है, तो भी एपिलेप्सी या फिर मिर्गी आप डेवलप होने के चांसेस अगर हमें मिलते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स, जिसे हम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, आपके पूर्वजों के पास अगर ये चीज है तो वो हमें डीएनए के जरिए अगर मिलती है तो उसे जेनेटिकली डिफिशियंसी भी हम कहेंगे। उसके बाद ब्रेन इन्फेक्शन, वो ज्यादा हम देखने नहीं मिलता। उसके बाद अल्कोहल डिसऑर्डर, अगर आप टोबैको को यूटिलाइज करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म करते हैं या फिर किसी अलग तरीके का नशा आप अगर करते होंगे, तो आपको मिर्गी होने के चांसेस आने वाले दिनों में बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि एपिलेप्सी एक्चुअली साइंटिफिक लैंग्वेज में किस किस तरीके से देखने मिलती है। तो सबसे पहले ये जो ग्रीन वाली चीज है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम के ऊपर हम बात करते हैं, इस डायग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे हमने बताया है कि सोडियम या फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम पोटेशियम, ये दो, ये हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। पोटेशियम और सोडियम दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्ज हमें देखने मिलता है, पॉजिटिव कैटायन आयन से वो जो हमेशा एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एक ऐसा चैनल हमारे सेल्स के अंदर होता है जिसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं। आई होप आप में से कुछ लोगों को याद आता होगा, पिछले कुछ सेशंस में हमने आयन गेटेड चैनल्स जो चार अलग अलग मैंने बताया था एक स्लाइड के अंदर, तो उसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट है आयन गेटेड या फिर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, जिसके अंदर वोल्ट काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, जिसे हम पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, एक है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम। इन दोनों को भी सेल मेम्ब्रेन, अगर हम देखें कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर का हिस्सा है और ये सेल के बाहर का हिस्सा है। सेल के बाहर अगर पॉजिटिव आयन चार्ज ज्यादा है, इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइज, जो मिक्सअप हो सकते हैं, किसी और के साथ जुड़ सकते हैं। अगर सेल के बाहर का जो मेम्ब्रेन है वहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज कम है, इसका मतलब वो है डीपोलराइजेशन। अगर वैसा सिस्टम है तो वो नॉन फंक्शनल में जाता है, वो फंक्शन नहीं कर पाता। तो पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन इस टर्मिनोलॉजी में सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे सोडियम। और इसीलिए कहा जाता है कि आपके बॉडी के अंदर नमक का या फिर खाने के अंदर नमक का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि नमक बंद करना चाहिए। अगर आप नमक खाना बंद करोगे तो हमारे बॉडी के अंदर सोडियम का इनटेक नहीं होगा। अगर सोडियम हमारे बॉडी के अंदर ना आया तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर अच्छी खासी दिक्कत हमें देखने मिल सकती है, जिसका आज हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं मिर्गी, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोडियम डिफिशियंसी कंडीशन। ठीक है, तो सोडियम हमारे बॉडी के अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाना पकने के बाद, एक बार फूड कुक होने के बाद ऊपर से अगर आप नमक डाल के खाते हैं तो वो एक तरीके का टॉक्सिन, एक तरीके का पॉइजनस कंटेंट के हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर काम करेगा। मगर आप फूड कुक होने के वक्त अगर नमक यूटिलाइज करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर बेहतरीन रोल प्ले करता है, वो किसी तरीके का टॉक्सिन नहीं काम करता। बशर्ते कि आपको हायर ब्लड प्रेशर का दिक्कत ना हो। अगर आपको हायर बीपी है तो आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करना चाहिए, जो सेंधवा नमक अगर आप यूटिलाइज करने तो दैट इज अ गुड थिंग। चलो आते हैं हम हमारे इस स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज अगर हम बात करें तो ये एक्टिवेशन का है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बात करें तो वो डीएक्टिवेशन का सिस्टम बता रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो, एक सेकेंड, यस, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बताया गया है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इसका मतलब एक्टिवेशन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। एक्टिवेशन हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक था, ये इस तरीके का जो ब्लॉक यहाँ पे है, जो बाहर की चीज अंदर आनी चाहिए उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पोलराइजेशन अगर हो जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा, बाहर की चीज अंदर आ जाएगी। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सोडियम की और पोटेशियम की। सिम्पोर्ट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा चैनल हमारे बॉडी के अंदर है जो एक साथ दो अलग अलग चीजों को
आने जाने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे कि ये दरवाजा है, एक दरवाजे से हम अंदर जा रहे हैं, एक तो हम दरवाजे से रूम के अंदर जाएंगे, उसके लिए भी दरवाजा काम करेगा, या तो हम रूम से बाहर आएंगे, उसके लिए भी वही दरवाजा काम करता है। जो अंदर जाने की चीज है उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट, जो बाहर आने की चीज उसे हम कहते हैं एंटीपोर्ट। या फिर एक ऐसे भी ये भी तरीका हो सकता है कि एक बार कोई अंदर जा रहा है तो उसी के साथ कोई बाहर आ रहा है। तो दरवाजे से तीन चीज हो सकती है, या तो कोई अंदर आ रहा है, या तो कोई बाहर जा रहा है, या तो एक साथ कोई अंदर भी आ रहा है कोई बाहर भी जा रहा है। तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो न्यूरो के अंदर काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स के अंदर काम करती है, वो सिम्पोर्टर की तरह काम करती है। वो इस तरीके से काम करती है, जो एक कंटेंट अंदर आ रहा है तो दूसरा कंटेंट बाहर जा रहा है। आज समझ पा रहे हैं? तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के अंदर सोडियम और पोटेशियम इसी तरीके से काम करते हैं। अगर सोडियम अंदर आ रहा है तो पोटेशियम बाहर जाएगा। अगर इस तरीके से काम हो रहा है तो ही हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छी तरीके से काम करते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे इसके अंदर देखें तो ये जो है, ये सिस्टम को हम अभी इस तरीके से समझेंगे। आई होप आपको ठीक तरीके से दिख पा रहा हो। यहाँ पे हमने बताया सोडियम और पोटेशियम चैनल, यहाँ पे दोनों भी क्लोज है, यहाँ पे पोटेशियम भी क्लोज है। तो जैसे ही एक्टिवेशन हो जाएगा, नीचे की तरफ अगर हम आए तो ये एक्टिवेशन बता रहा है, सोडियम अंदर आ जाएगा। जैसे ही सोडियम अंदर आएगा, यहाँ पे ABCD दिखाई गई है, और यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन बताया गया है। ए का माने होता है यहाँ पे डीपोलराइजेशन। जब हम बात कर रहे हैं डीपोलराइजेशन, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है। यहाँ पे एक लाइन गई है, व्हाइट लाइन दिख रही है, यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, ये रेड लाइन। ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे थ्रेशोल्ड लेवल मिनिमम उतना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में थ्रेशोल्ड लेवल कहा जाता है। ठीक है, इसका इसका मतलब उस लेवल से अगर कम हो जाएगा तो सेल की डेथ हो सकती है। उसके ऊपर अगर जाएगा तो वो फंक्शनल या फिर नॉन फंक्शनल के तौर पे काम करता है। मगर थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब होता है कि उस लेवल पे वो 110% रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ए यहाँ पे जो बताया गया है, जो पहला ए यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों चैनल बंद है, क्योंकि वो डीपोलराइजिंग कंडीशन में, वो नीचे है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यहाँ पे आप देख पाओ, यहाँ पे बी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो यहाँ पे सोडियम चैनल ऑन हो गया, पोटेशियम अभी भी बंद है। इसका मतलब सोडियम अभी सेल के अंदर आ रहा है। जैसे जैसे सोडियम अंदर आएगा वैसे वैसे ये पोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की तरफ जाएगा। जो नीचे था वो डी था, कम था, रीपोलराइजेशन या फिर पोलराइजेशन का मतलब वो बढ़ रहा है। जैसे ही वो बढ़ेगा सी लेवल के स्टेट में अगर आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बंद हो गया, अभी पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सोडियम अंदर जाएगा और पोटेशियम बाहर जाएगा। यहाँ पे आप अगर देख पाओ, यहाँ पे सोडियम इन हुआ है, जो रेड सिग्नल अंदर की तरफ बताया गया है। जैसे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा हो गया, पोटेशियम यहाँ से बाहर जाना शुरू। और जो सी जो टर्मिनोलॉजी आती है, जो इतने हायर लेवल पे है, इसका मतलब अभी पोटेशियम बाहर जाएगा। पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसका मतलब फिर पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन कर रहा है, वो फिर नीचे आएगा। इसका मतलब ये ऑन ऑफ सिस्टम शुरू होती है। और जब तक ये सिस्टम अच्छी तरीके से काम करेगी, तब तक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर या फिर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हमारे बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अभी हम देखते हैं कि एपिलेप्सी किस किस चीज से होती है। अगर इस कंडीशन में कोई भी तकलीफ अगर आ जाए, ये रीपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये हमें अगेन एपिलेप्सी की तरफ लेकर जाएगा। उसके बाद दूसरा एक जो सिम्टम है हमारे बॉडी के अंदर जो हम देख पाएंगे, वो है ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर अगर कम आ रहा है तो इसे हम एनेमिक कंडीशन भी कहते हैं, एनीमिया भी कहते हैं, जहां पे ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के अंदर कम है, एनीमिक कंडीशन अगर आपके बॉडी के अंदर है। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बताएं कि हीमोग्लोबिन की कमी भी अगर आपके बॉडी के अंदर है तो भी हमारे पास या फिर हमें एपिलेप्सी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, यहाँ पे मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो उनको हमारी केयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बच्चे बहुत ज्यादा सुस्त अगर हैं, डीफनेस उनके अंदर बहुत ज्यादा है, सुस्त अगर रहते हैं तो उनको एपिलेप्सी होने की चांसेस है। डायबिटीज अगर उनको है, उनको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है अगर वो भी है तो हो सकता है। यहाँ पे एनीमिक कंडीशन है, छोटे बच्चों में आमतौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक डिफिशियंसी देखी जाती है। अगर एनीमिक कंडीशन उनके अंदर है तो एपिलेप्सी होने के चांसेस उनके अंदर ज्यादा है। मैं सभी लोगों का ध्यान इस डायग्राम के अंदर आकर्षित करना चाहता हूं, जो आमतौर पे आज की डेट में हमें देखने नहीं मिलती। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के अंदर इमोशनल अटैचमेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत
फैमिलीज के अंदर हम देखते हैं कि बच्चों के साथ उतनी अटैचमेंट नहीं होती या फिर उतना समय नहीं मिलता उनके फैमिली मेंबर्स को कि वो बच्चों के साथ बिताएं। अगर फिजिकल और इमोशनल ये दो सेंटिमेंट्स अगर बच्चों के साथ ना हो तो बच्चों मेंटली रिटार्डेड कंडीशन में जा सकते हैं, जो अगेन लीड्स होता है मिर्गी की तरफ। यहाँ पे आप फिजिकल अब्यूज, अगर बच्चे को फिजिकल अब्यूज अगर हो रहा है या फिर बच्चों को हम मारते हैं, गुस्सा करते हैं, वो अगर चीज है तो यहाँ पे होता है फिजिकल निग्लेक्ट। बच्चों को हम निग्लेक्ट करें, उन्हें उनका ध्यान ना दे तो भी ये चीज हमें देखने मिलती है। तो कई सारे चीजें ऐसी हैं जो बच्चों के हद तक अगर हम देखें तो वो मेंटली और फिजिकली बच्चों के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं हो पा रहे तो बच्चे एपिलेप्सी या फिर मिर्गी के चांसेस उनके अंदर बहुत ज्यादा है। और तीसरा जो है आज के डेट में, आई होप ये बहुत कम और रेयर कंडीशन में देखने मिलती है, जहाँ पे फैमिली में डिस्टर्बेंसेस अगर कुछ है तो भी बच्चों को एक अच्छा सदमा, अच्छा खासा सदमा उनको मिल सकता है, जो अगेन डिफाइन करता है उनकी न्यूरोलॉजिकल डिफिशियंसी के अंदर। मुझे कुछ ओके। उसके बाद अगर हम देखें, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें इसे हम देख पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर रहने वाला विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं कि विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर है तो सबसे बड़ा खतरा हमें जो होता है वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर, न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर। चाहे वो अल्जाइमर हो, चाहे वो पार्किंसन हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, मूड स्विंग्स हो, या फिर इपिलेप्सी हो। तो इन सभी चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई करता है तो वह विटामिन डी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी आप किसी भी तरीके के सप्लीमेंट से ले नहीं पाते। वेजिटेरियन अगर आप हो, अगर हम अपने प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1 to 2% विटामिन डी आप ले सकते हैं वेजिटेरियन कंटेंट से। अपना प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है, इसके अंदर किसी भी तरीके का नॉन वेज कंटेंट हमने यूटिलाइज नहीं किया गया है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको लगभग 10 से 15% का विटामिन डी मिलता है आपको। अगर आप सी फूड ज्यादा यूज करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 25 to 30% तक का विटामिन डी वहां से मिलता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन डी की अगर हम बात करें तो वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दो तरीके से पाया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे विटामिन D3 लिखा है और यहाँ पे मैंने विटामिन D2 लिखा है। आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी अगर है वो 110% मैक्सिमम पाया जाता है विटामिन D2 के तौर पे। विटामिन D2 ये नॉन फंक्शनल विटामिन डी है, जो किसी भी तरीके का फंक्शनल रोल हमारे बॉडी के अंदर प्ले नहीं करता। विटामिन D2 इज 100% नॉन फंक्शनल। वो तब फंक्शनल बनता है जब ये विटामिन D2 का कन्वर्जन होता है विटामिन D3 के अंदर। और ये तभी होता है जब आप सनलाइट के अंदर या फिर सूर्य किरण आपके बॉडी के अंदर आते हैं, तब और सिर्फ तब ही वो विटामिन D2 का कन्वर्जन D3 में होता है, जो कि 100% फंक्शनल विटामिन डी है। आपके बॉडी के अंदर विटामिन D2 चाहे कितना भी पड़ा हो, वो किसी भी तरीके से काम में नहीं आता जब तक आप सनलाइट के अंदर एक्सपोज नहीं होते। जब तक आपके बॉडी के अंदर सनरेज नहीं पड़ती तब तक वो फंक्शनल में कन्वर्ट नहीं होता। नॉन वेजिटेरियन अगर लोग हैं तो उनके बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 15% विटामिन D3 पाया जाता है, जो फंक्शनल रोल में के अंदर आता है। अगर आप प्योरली वेजिटेरियन है तो एकमात्र तरीका आपको यही है, आप सनलाइट के अंदर खुद को एक्सपोज करें। तो ये तो रही विटामिन डी की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी मुझे आज बताना। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलोपैथिक मेडिकेशन के अंदर जो मेडिकेशन पाई जाती है वो दो तरीके की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है EIAED। इसका मतलब एंजाइम इंड्यूसिंग एंटीलेप्टिक ड्रग, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जो एंजाइम इंड्यूस करने का काम करती है हमारे बॉडी के अंदर। एक एंजाइम है साइटोक्रोम P450, जो एंजाइम को इंड्यूस करने का काम वो मेडिकेशन करती है, जो अच्छे खासे हमारी इपिलेप्सी को दूर करने का काम करते हैं। मगर उसके जो ड्रॉबैक हैं वो इतने ड्रॉबैक उसके हैं कि आप अभी हम देखेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन D3 है, जो आमतौर पे कम तरीके से पाया जाता है। और ये एकमात्र रीजन है कि हमारे बॉडी के अंदर आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलते हैं। विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता। इसके लिए विटामिन D3 जो फंक्शनल हमारे बॉडी के अंदर है, उस विटामिन D3 को विटामिन D2 में कन्वर्ट किया जाता है
एलोपैथिक मेडिकेशन के यूटिलाइजेशन के बाद। क्यों? तो वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उसका नाम है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, जो विटामिन D3 को विटामिन D2 के अंदर कन्वर्ट करता है। और वो तभी हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है, ये साइटोक्रोम P450, जब हम एंजाइम इंड्यूसिंग एंटी इपिलेप्टिक ड्रग यूटिलाइज करते हैं। और आज के दौर में ये एक ड्रग है जो बेनिफिशियल हैसियत से काम करता है इपिलेप्सी के अंदर। दूसरा जो ड्रग है वो नॉन एंजाइम इंड्यूसिंग है, ये EIAED के पहले अगर हम यन लगा दे तो वो हो जाएगा दूसरा ड्रग जो नॉन एंजाइम इंड्यूसिंग है, मगर उसके जो रिजल्ट है हमें उतने देखने नहीं मिलते। तो इसी वजह से एलोपैथिक मेडिकेशन के अंदर एंजाइम इंड्यूसिंग यूटिलाइज किया जाता है, जो विटामिन D3 को विटामिन D2 के अंदर काम करता है, कन्वर्ट करता है। माने जो फंक्शनल है पहले से ही कम है, और जो फंक्शनल है उसे नॉन फंक्शनल के अंदर कन्वर्ट करता है। अभी हम देखते हैं कि वो नॉन फंक्शनल के अंदर अगर जाएगा तो क्या होगा, वो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम करता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम कहाँ से लेते हैं? जो डाइट हम लेते हैं, जहां से हम खाना खाते हैं, वो सब खाना हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यहाँ पे हमने लिखा है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये जो GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उस ट्रैक के अंदर से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उसे वो रिड्यूस करता है, माने बहुत कम करता है। इतना कम करता है कि हमारी बॉडी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं पाती, निग्लिजिबल अमाउंट में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करेगी। अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा हमारे खाने से, तो कैल्शियम तो लगेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स में, हम देखते हैं कैल्शियम लगता है हमें। तो वो कैल्शियम अभी अभी क्या होगा, ये जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो वो एक पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। पैराथायराइड, जो थायराइड ग्लैंड, जो यहाँ की ग्लैंड है, वो एक हार्मोन रिलीज करती है जो हाइयर अपटेक करती है कैल्शियम का हमारे बोन से। कैल्शियम तो हमें लगता है, तो हमारे बोन से कैल्शियम लेने का काम हमारे बॉडी को कैसे पता चलता है कि हम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कैल्शियम तो लगेगा, हमारे बोन से लीजिए। तो वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है हमारी थायराइड ग्लैंड, दैट इज द पैराथायराइड हार्मोन। वो हार्मोन जैसे ही रिलीज होता है तो हमारे बोन के अंदर से बहुत अच्छी तरीके से कैल्शियम यूटिलाइज किया जाता है और हमारी बोन की डेंसिटी कम की जाती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस वो एक एग्जाम्पल है जो हमारे बोन की डेंसिटी को कम करता है। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये जो एलोपैथी का मेडिकेशन हम यूटिलाइज करते हैं जो विटामिन D3 की डिफिशियंसी को दर्शाता है, वो क्या क्या हमें दिखाएगा। तो सबसे पहले बोन रिलेटेड जितने भी तरीके के डिसीज और डिसऑर्डर है वो सभी हमें देखने मिलती है एपिलेप्सी के दौरान, अगर आप एलोपैथिक मेडिकेशन यूटिलाइज कर रहे हैं, वो भी खास किस्म का जो एंजाइम इंड्यूसिंग है। जो रिकेट्स, इसका मतलब हमारे हड्डियां को कर्व आना, जो हमारे लेग्स बेंट हो जाना। उसके बाद ऑस्टियो, ये एक ऐसी इसे हम रिकेट्स के साथ जोड़ सकते हैं। जो हमारा हिप रीजन होता है, जो हमारा हिप होता है, कमर का हिस्सा होता है, वहां के बोन्स को वो थोड़ा सा टिल्ट करता है, कन्वर्ट करने का कोशिश करता है। वो नेचुरली भी होता है जब हम ये मेडिकेशन यूटिलाइज करते हैं तब। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, जहां पे हमारी बोन की डेंसिटी इतनी अच्छी है, वो धीरे धीरे बोन के अंदर का कैल्शियम कम हो जाएगा, तो इस लेस डेंसिटी वाले बोन्स हमारे बनते हैं। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर बोन डिफिशियंस कंडीशन होती है। यह है साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशन। तो उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर कौन से मिनरल्स, विटामिन्स की जरूरत हमें होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वे डायग्राम है जो हम हमेशा बताते हैं, आज इसे कुछ अलग तरीके से हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। चलो आज हम बात करेंगे थोड़ा और। यहाँ पे मैग्नीशियम आपको बताया गया है। मैग्नीशियम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दो न्यूरॉन्स को इकट्ठा करने का काम करता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि मैग्नीशियम हमेशा से अंडर एस्टिमेट हुआ गया एक आयन है जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत वैरायटी ऑफ वर्क करता है, जो हजारों एंजाइम्स को एक्टिवेशन करने का, ट्रिगर करने का काम करता है। वो आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जो हमारे किसी भी तरीके के खाने से हमारे बॉडी के अंदर आने के चांसेस बहुत कम है, जो प्लेंटिफुल अमाउंट में अपने प्रोडक्ट के अंदर हमें देखने मिलता है। मैग्नीशियम जितना हमारे बॉडी के अंदर रहेगा, उतने जो दो न्यूरॉन्स है, ये दो न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ जकड़ने का काम वो करता है। उसके बाद सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक्शन पोटेंशियल क्या है। एक्शन पोटेंशियल आप यहाँ पे देख पाओगे, एक्शन पोटेंशियल अराइव्स, इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल बहुत परफेक्ट अमाउंट में है।
ये तभी होगा जब सोडियम और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। जैसे इसके पहले के स्लाइड में हमने देखा, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हुआ तो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, जो वोल्टेज ज्यादा आ गया तो वो अंदर बाहर से अंदर आ जाएगा, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर ज्यादा है तो वो उसे बाहर निकाल देगा। तो पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन ये सिस्टम बहुत ज्यादा होना जरूरी है। उसे मेडिएट करने का काम कैल्शियम करता है। हमें पता है कि कैल्शियम जब तक उसका कॉन्सेंट्रेशन न्यूरॉन्स के अंदर ज्यादा ना हो जाएगा तब तक जो न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम दूसरे लैंग्वेज में सिग्नल कहेंगे, वो सिग्नल न्यूरॉन्स के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो कैल्शियम का भी रोल यहाँ पे बहुत इनविटेबल है। तो न्यूरॉन को एग्रीगेट स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर मेंटेन को, और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड या फिर इसे ग्लूटामेट हम कहते हैं, जो इंटीग्रिटी देने का काम करती है हमारे न्यूरॉन्स को। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा जिंक, जिसकी एक्टिव साइट यहाँ पे है। जब भी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है तो ये जिंक इस साइट को जाके अटैच हो जाएगा, टच करेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक असेंबली बनती है सभी तरीकों के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, आयंस को इकट्ठा करने का। ठीक है, सभी तरीकों का मतलब होता है यहाँ पे जो इसेंशियल और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैग्नीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम डिनोट करते हैं Mn+ से। मैग्नीज का भी काम यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर या फिर डिसीजेस के अंदर। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम वो भी देखेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं ये जो एक्शन पोटेंशियल है किस तरीके से काम करता है। जब भी कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, कैल्शियम न्यूरॉन्स के अंदर जाएंगे, तब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और वो अपना गेट ओपन कर देंगे। उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे डीपोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन ये दो सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है और वो 100% गवर्न करती है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर। मैं कुछ बताना भूल गया आपको इसके पहले के स्लाइड के अंदर। जैसे ही हम एलोपैथिक मेडिकेशन लेते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जिंक और कॉपर इन दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा इम्बैलेंस करती है। जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है और कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कम करती है। तो ये जो आयन का इम्बैलेंस हो गया, इस इम्बैलेंस की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। तो उसे भी ओवरकम करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसे क्या कंटेंट है जो इन सभी तरीके के आयंस को या फिर मिनरल्स को, अमीनो एसिड्स को, विटामिन को, मिनरल्स को ओवरकम करने का काम करती है। यह है अश्वगंधा, दैट इज द बेस्ट एवर सोर्स फॉर विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितना भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर मिलता है वो सब यहीं से मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन B6 एंड विटामिन B12 जो अपने प्रोडक्ट के अंदर अश्वगंधा से बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। उसके बाद शुगर केन, मखाना, ये दो कंटेंट ऐसे हैं जहां से मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन हमें बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। यहाँ से प्रोटीन कंटेंट भी हमें बहुत अच्छा मिलता है मखाना से, जो हमारे ब्रेन को इंटीग्रिटी और स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर या फिर किस तरीके का स्ट्रक्चर हम बता पाएंगे, जो उसका जो एक आकार होता है उसे उस इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये काम करता है। उसके बाद स्वीट आलमंड, बेस्ट एवर सोर्स फॉर मैग्नीशियम। अपने प्रोडक्ट के अंदर सबसे बेहतरीन सोर्स अगर कोई है मैग्नीशियम का वो है बादाम, जो स्वीट आलमंड हम इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं। खजूर जो ब्लड की कंटेंट को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, मैग्नीशियम को बढ़ाता है। जिंक, कॉपर का सबसे अच्छा स्रोत अपने प्रोडक्ट के अंदर यह है। खजूर ना सिर्फ कंटेंट को बढ़ाता है, वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अदरक भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। दालचीनी जो एब्जॉर्प्शन कंटेंट बढ़ाती है। कोकोनट भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रासिटिकल्स को एलिवेट करने का। यह है केसर, ये भी थोड़ा सा हीट बढ़ाता है। हमारे बॉडी के अंदर हीट बढ़नी भी बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर भी। आने वाले कुछ सेशंस के अंदर हम जब विंटर सेशन की बात करेंगे उस दौरान हम हीट जनरेटिव प्रोडक्ट के अंदर बात करेंगे। बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी क्वेश्चंस आते होंगे कि अपने प्रोडक्ट से हीट बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है। वो नहीं बढ़नी चाहिए। अगर हमारी बॉडी की हीट अगर ना बढ़े तो हमारे बॉडी के अंदर उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, आने वाले सेशंस में हम वो देखेंगे।
तो ये रहा अपने प्रोडक्ट का सबसे बेहतरीन कंटेंट जो हमारे बॉडी के एपिलेप्सी के अंदर शानदार तरीके से काम करता है। मैं अभी यहाँ पे आप देख पाओ, जस्ट अ मोमेंट, ओके। जिंक शुगर केन के अंदर से मिलता है, दिस इज आवर ब्रेन। और इस ब्रेन को बहुत अच्छा हेल्दी रखने के लिए अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट है जो हमें देने का काम करते हैं, तो जिंक हमें मिलता है शुगर केन की तरफ से, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलता है आलमंड, खजूर और कमरकस की तरफ से, कॉपर, आयरन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, ये भी बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। विटामिन सॉरी फॉलिक एसिड या फिर फोलेट, फॉलिक एसिड भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। फॉलिक एसिड का भी रहना हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा जरूरी है। और मैं अपील भी करना चाहता हूँ आज सभी लोगों से, विटामिन सी का यूटिलाइजेशन आमतौर की जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप उसके लिए लेमन यूटिलाइज करें, नींबू यूटिलाइज करें, या फिर कोई भी तरीके का सिट्रस फ्रूट यूटिलाइज कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका अगर विटामिन सी का स्रोत आपको चाहिए तो दैट इज आंवला। आंवला बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एक रिसर्च पार्ट है वो विटामिन सी, विटामिन ई और कुर्कुमिन के ऊपर भी हम बहुत अच्छा वर्क आने वाले दिनों में करने वाले हैं, जहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से ये सब चीजें देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। मेरा जो शेयरिंग है मैं अभी स्टॉप करता हूं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि जो कंटेंट इसके अंदर है वो किस तरीके से काम करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। तो जो मैं बता रहा था, एक सेकेंड मुझे दीजिए प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। तो विटामिन डी जो जो मैं बता रहा था आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सनलाइट की तरफ से हमें मिलता है, जो हमारी बॉडी की बोन की डेंसिटी को इंटीग्रेट करने के में मदद करता है, हमारे मसल को स्ट्रेंथ करने का काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को एलिवेट करने का काम भी विटामिन डी करता है। जितना ज्यादा विटामिन डी आपके बॉडी के अंदर, विटामिन डी का माने फंक्शनल की अगर हम बात करें तो दैट इज विटामिन डी3 ओनली। तो विटामिन डी के दो भाग होते हैं, विटामिन डी2 एंड डी3। डी2 100% नॉन फंक्शनल, डी3 100% फंक्शनल। तो न्यूरो प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो न्यूरॉन्स की होती है उसके अंदर विटामिन डी काम करता है। उसके बाद विटामिन के जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूरो प्रोटेक्शन के अंदर, जो न्यूरॉन्स है उसे प्रोटेक्ट करने का काम। हमारे बॉडी के अंदर एचएसपी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन, जो हमारे कंटेंट जो भी अभी आप बात कर रहे हैं न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स के बाहर से वो उसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और उन प्रोटीन को इंटीग्रेट करने के लिए, वहां पे लाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विटामिन डी, विटामिन के। फोलिक एसिड काम करता है जो हमारे ब्रेन को या फिर नर्वस सिस्टम को अगर इंजरी हुई है तो उस इंजरी को रिवर्स करने के लिए, ओवरकम करने के लिए फोलिक एसिड काम करते हैं, जो अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से है। इसका मतलब यह है कि अगर न्यूरॉन्स डैमेज भी हुए हैं तो आने वाले कुछ दिनों के बाद अगर आप प्रोडक्ट यूटिलाइज करते हैं सक्सेसफुली, तो उस डैमेज को रिवर्स करने का काम भी अपने प्रोडक्ट से किया जाएगा। उसके बाद विटामिन ए जो न्यूरोजेनेसिस का काम करती है। इसका मतलब न्यूरॉन्स जो क्या बोलेंगे हम, डैमेज हुए हैं उसे और नए तरीके से बनाने का, जिसका जो फंक्शन लॉस हुआ है उस फंक्शन को गेन करने का काम विटामिन ए के तरीके से करता है। विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट। विटामिन बी जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स एज लाइक एसिटिल कोलिन, सेरोटोनिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एंड नॉट इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन एक ऐसे हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, ऐसे एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर हमें देखने मिलती है जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने का काम करती है। इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हमें देखने मिलता है न्यूरोलॉजिकल मेंटेनेंस के अंदर। तो आशा करता हूं ये एक छोटा सा मेरा एक प्रयास था अपने प्रोडक्ट से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को किस तरीके से हम भगा सकते हैं। ना सिर्फ इपिलेप्सी हो, किसी भी तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसके अंदर अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट हमें बहुत अच्छे अब तक मिले हैं और आने वाले दिनों के अंदर और भी अच्छे बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। सिर्फ एक ही चीज है कि अपने प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं।
सो थैंक यू सो मच, आज मुझे आपने सेवा का जो मौका दिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू सर, आई होप यू आर देयर। विनय सर, थैंक यू, थैंक यू। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। मैं अभी भी ट्रैवलिंग में था और सब सुन रहा था आपका। और थैंक यू सर। आप देख सकते हैं गाड़ी मैंने पार्क की है साइड में। यस। और विनय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे थैंक यू पता है सर। विनय सर, जब से मैंने सवेरे 9 बजे आपको रिक्वेस्ट किया कि सर आज आपको इस जूम में मिर्गी के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में चर्चा करना है, तो कंटिन्यूअसली आप तब से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बैठे थे। यस। और सैल्यूट सर, सैल्यूट थैंक टू यू यू। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे आप विश्वास है सब विनय लोग सर, इतनी मेहनत आप जो लेते हैं है, सर, आप सब लोग आप इतनी जैसा मेहनत लेते व्यक्तित्व हैं, जो ये है मेरा सर, थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं मेरी ड्यूटी हमेशा ही इसी तरीके से और बेहतरीन तरीके से मैं बना पाऊं, आप सभी लोगों को प्रोडक्ट के हद तक कभी भी कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, यही मेरा प्रयास रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर। सर मुझे एक विश्वास है, एक विश्वास अभी आ चुका है। आप जैसे जो, आप जैसे व्यक्तित्व के जो धनी है, जो सुसंस्कारी है, और फिर भी निष्ठा के बारे में हो या चाहे सच्चाई के बारे में हो, आप विनय सर के तालीम में तैयार हो चुके हैं, मुझे पता है। तो डेफिनेटली सर, आपके जैसा जो व्यक्तित्व है, हजारों लोगों थैंक यू को सर, मिला थैंक यू है। सो मच। तो थैंक यू विनय सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। दोस्तों, आज की इस धूम को बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिलने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मित्रों। और आज और कुछ तो भी करने का हमारा प्लानिंग था, लेकिन फिर से आपको पता है कि नेटवर्कर काम करने के लिए भगाते हैं लोगों को। तो मुझे भगाया गया है सवेरे से, और मैंने बहुत अलग से प्लानिंग किया था कि आज कुछ तो भी डिफरेंट यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया जाए, मेरी तरफ से भी और विनय सर की तरफ से भी। तो विनय सर ने तो अपना काम बिल्कुल 100% नहीं, 1000% प्रॉपरली किया है मित्रों। बस अभी एक ही निवेदन है कि हमारे जो टॉप लीडर्स है, दुर्भाग्यवश कुछ कारण से आज बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आ पाए। तो मैं अभी, हमारे साथ में उपस्थित है हमारे सुरेश वाया सर, और जिनका मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो इस कंपनी में सबसे पहले मर्सिडीज अचीव करने वाले लीडर हो गए। मतलब मैं नहीं हूँ, वाया सर रहेंगे। और ये जो है सर, ये स्पिरिट जो वाया सर ने दिखाया, तो सबसे बड़ा श्रेय जो है वो वाया सर को देता हूँ कि मुझे वो भगा रहे, मुझे भागने के लिए बाध्य कर रहे हैं, मुझे भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो मैं वाया सर को अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। वाया सर, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने भी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा सर। प्लीज यस आपके सर। दो शब्द जो है यहाँ पे आज हम सब लोग सुनना चाहेंगे। यस सर, सबको प्यार भरा नमस्कार। अभी भी घर के बाहर हूँ, वर्किंग चालू है। अभी एक बहुत बड़े लीडर मीटिंग करके आया हूँ। एक दूसरे कंपनी की टीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी, वो मीटिंग करके आया हूँ। रास्ते पे रुक के अभी लेक्चर सुन रहा हूँ गाड़ी के ऊपर। तो आप सब जो मैनेजमेंट टीम है, हमारे अपलाइन देशमुख सर है, हमारे गुरुवर्य प्रमोद हिमारे सर है, और विनय हिमारे तो हमारे मेंटर हो गए। उनके वजह से हम लोग अभी मार्केट में है। बाकी सीएमडी हमारे नितिन सर, बाकी मैनेजमेंट पूरी टीम पढ़ते, बाकी जो टीम है हमारी, प्रताप सर, रनोरे सर, ये सब टीम हमारे हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा मार्केट में प्रोडक्ट बोल रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, हमको बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जहां जहां हम लोग प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट खुद बोल रहे हैं मार्केट में। और ये प्रोडक्ट की वजह से लोग हमको सोने नहीं देते। रात भर हमको हमसे काम करवाते, फोन करके चलो इधर मीटिंग है, उधर मीटिंग है, चलो आ जाओ सर। तो ये खुशी की बात है। सबसे बड़ी प्रोडक्ट बेस में मेरे लाइफ में 15-20 साल का जो मेरा तजुर्बा है, उसमें आज तक ऐसा कई प्रोडक्ट हम लोगों को मिला नहीं था कि लोग खुद हमें बुलाए। तो ये पहला प्रोडक्ट है कि लोग खुद बुलाते, और इतने अच्छे रिजल्ट हम लोगों को मिल रहे हैं मार्केट में। खुशी मिल रही है कि प्रोडक्ट लोग खुद बोल के होके बोलते कि सर ये आपके प्रोडक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये खुशी की बात है। और उससे बेटर हमारी जो अभी टीम वर्क हमारे ग्रुप जो चालू है हमारे, मेरे पहले दिन से मुझे ये अशोक सर मेरे साथ दे रहे। बाकी टीम अभी उनके जो यंग जनरेशन आ गए मेरे साथ में, जैसा ये आकाश सर है,
भूषण सर है, ये उनकी टीम है पूरी यंग जनरेशन की। तो ये एक जनरेशन हम लोगों को सोने नहीं दे रहे, वो भगा रहे हम लोगों को। तो ऐसे ही टीम मिलेगी। और बाकी के राज काले सर है अभी, और हमारे देशमुख सर तो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये खुशी की बात चल रही है, ये टीम वर्क है पूरा, और टीम वर्क की वजह से हम लोग आगे जा रहे हैं। और ये जो मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, तो मेरे टीम से कम 10 मर्सिडीज तो मेरे से पहले आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो सब टीम का सपोर्ट है, आपका देशमुख सर का सपोर्ट है, और पूरे मैनेजमेंट का सपोर्ट है, तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद मुझे बोलने का चांस दिया, मौका दिया इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त लीडर है सर आप, और आपसे बहुत सारे लोग जो है आने वाले समय में आपको हर बार सुनना चाहेंगे जूम मीटिंग में। बिल्कुल और बिल्कुल सर, आप तो जो कर चल रहे हैं। सकते हैं, आप अपनी हिस्ट्री नहीं, अपनी हिस्ट्री छोड़ी है सर आपकी मेरी, लेकिन आप हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। वो बिल्कुल। कैपेसिटी आप में है सर। सुरेश सर, वाया सर, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। आपने मैंने जो रिक्वेस्ट किया उसको आपने एक्सेप्ट किया, थैंक यू वेरी मच। ओके। मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ, मतलब वो जिस गांव में रहते हैं ना, उस गांव में पॉपुलेशन जो होगा 10-15 हजार होगा, लेकिन शुरुआती दौर से हमारे प्रोडक्ट के साथ में, हमारे कंपनी के साथ में, प्रमोद सर के साथ में, मेरे साथ में, जिन्होंने अपना पूरा डेडिकेशन दिया, और पूरे से पूरे भी समय में जिन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा है मित्रों, मैं ऐसे एक लीडर को अब यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ। आप प्लीज उनको सुनिए, रिक्वेस्ट है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के रुक जाइए, लेकिन उनका जो काम है वो काम बोलता है। और मैं उनको आप सब लोगों से रूबरू करना चाहता हूँ, आप सब लोगों से उनका इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। श्री प्रकाश मात्रे सर, प्रकाश मात्रे सर आप हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप को होस्ट है। हाँ नमस्कार सर। हाँ मेरी आवाज आ रही सर? वीडियो ऑन कीजिए सर। सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता, थोड़ा सा बाहर हूँ। हाँ हाँ सर, ये सब जो काम हो रहा सर, ये सिर्फ अपना जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की वजह से अपना बहुत सारा काम हो रहा है। और जितने भी लोगों को मैंने आज तक प्रोडक्ट दिया है, सब लोग खुश है। और एक मेक के माध्यम से प्रोडक्ट के अपने प्रोडक्ट आगे अपना रन कर रहा है। और कंपनी का जो प्लान है, तो प्लान की तो अपने जो प्लान है, तो प्लान ऐसा मार्केट में कहीं नहीं है। उसकी वजह से काफी नेटवर्कर भी अपने साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ, ये तो अभी तो कुछ शुरुआत नहीं हुई है, अभी मैं खुद अकेला काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अभी आगे चल के एक से एक नेटवर्कर अपने साथ जुड़ेंगे। नेटवर्क तो जुड़ेंगे, बाकी जो नए नेटवर्क, जो नेटवर्क का कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसे लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आज मैंने कम से कम 200 लोगों को अपनी लिंक भेजी सर। ये ग्रुप की अपनी जूम मीटिंग की लिंक 200 लोगों को भेजी, उसमें से 5-6 लोग आज ज्वाइन हुए हैं। तो मैं खूब खुश हूँ कि आज कम से कम मेरे 4-5 लोग तो भी मीटिंग में आए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आगे चल के कम से कम ज्यादा से ज्यादा मैं इस मीटिंग में मेरे लोग हो, बस आशा करता हूँ। बस धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मात्रे साहब, थैंक यू। रियली आप अकेले वहां पे लड़ रहे हैं, वो किला जो है आर्मी का, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का, वो आप लड़ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है आपके जैसे जो लोग हमारे साथ में हैं। और इतने डेडिकेटेड लोग अगर हमारे साथ में होंगे दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि यहाँ पे इस टीम से ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे कि अपनी कंपनी की बात नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे जो आज तक नहीं बने। तो दोस्तों, मैं आपको इसीलिए आज मात्रे सर को और वाया सर को बोलने के लिए मैंने आज यहाँ पे इनवाइट किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग जो है, ये लोग आने वाले समय के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। अपने कंपनी के नहीं, केवल अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मात्रे साहब ने बताया कि ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, लेकिन उसके साथ में एडिशंस है। अभी जैसे मात्रे साहब ने कहा कि मैं उन लोगों पे फोकस कर रहा हूँ जो लोग ओनली प्रोडक्ट को यूज करते हैं दोस्तों। तो उन लोगों को नेटवर्क बनाने की जो क्षमता है वो समर्थ प्रो में है। और वो समर्थ प्रो के जो ट्रेनर्स है, आदरणीय हमारे उतेकर सर है, आदरणीय हमारे रनवरे सर है, नितिन सर है, प्रमोद सर है, ये लोग उन लोगों को तराश कर डायमंड बनाएंगे यहाँ पे। और ये कैपेसिटी होनी चाहिए दोस्तों। कंपनी ये होनी चाहिए ना कि आपका अगर प्रोडक्ट का एंड यूजर भी कोई रहता है, तो वो यहाँ पे
करोड़ रुपए लेके जाए, एंड यूजर भी करोड़ रुपए लेके जाए, और ये कैपेसिटी हमारी कंपनी में है। मुझे बहुत खुशी है दोस्तों, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतना बढ़िया प्लान और इतनी बड़ी कंपनी मैनेजमेंट बहुत सालों के बाद में मिली है। बहुत मजा आ रहा है काम करने में, और मैं कर रहा हूँ, मैं करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। कोई अप्रिशिएट करे ना करे, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन काम करेंगे तो आपका काम ही बोलेगा। भविष्य में क्या होगा, आपका काम बोलेगा दोस्तों। तो छोटी मोटी बातें जो है, मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि पावर लेग नहीं है, प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पे होती नहीं है, पे आउट पे टाइम पे आता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सारी चीजें जो है सॉरी, ये सारी चीजों पे हम ओवरकम कर सकते हैं, सारी चीजों को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन जो भी कंसेप्ट है दोस्तों, ऐसा कंसेप्ट ना मार्केट में आपको कहीं मिला है ना मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और आप सिर्फ वाया सर है, मात्रे सर है, हमारे प्रभु सर है, उसके बाद में राजेश सिंह भी सर है दोस्तों, केवल इनके कदमों पे आपको चलना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक ही मंत्र ध्यान में रखना है आपको, यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी, यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी, यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी। आपका बिजनेस जो है दोस्तों, आपको तराशने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे, कोई इशू नहीं। चलो, मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ आज विनय सर का जो प्रेजेंटेशन है मित्रों, उससे आपकी कई सारी आंखें खुल गई होंगी। शायद तीसरी आंख अगर सब लोगों की खुल जाए तो बहुत बड़ा काम होगा, और बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट और बहुत बढ़िया प्लान। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी यहाँ पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि मैं भी साइड में रुका हुआ हूँ बहुत देर से हाईवे पे, और बहुत सारी ट्रकों की इसकी आवाज आ रही है। तो मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि आज के सेशन के लिए, एक सक्सेसफुल सेशन बनाने के लिए आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बाय हार्ट शुक्रिया, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने तो सब लोगों ने सहयोग किया है, उसके साथ में पर्टिकुलरली नितिन सर ने बहुत ज्यादा सहयोग किया है, उसके बाद में प्रमोद सर ने बहुत ज्यादा सहयोग किया है, और विनय सर का नाम लेंगे तो आप लोग तो आएंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों यही बात है कि आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइकॉन बन चुके हैं, उसमें कि विनय सर है, प्रमोद सर है, नितिन सर है, विवेक सर है, ऐसे बहुत सारे आइकॉन से हमारे टीम में। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि फिर से वीक में 2 या 3 बार ये बूस्टर जूम रहेंगी, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेंगी, इसमें हम बिजनेस प्लान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और ये जो मीटिंग है दोस्तों, ये मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सबका बिल्कुल फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपका होस्ट सुहास देशमुख अभी आपको अलविदा कहता है। थैंक यू, गुड नाइट, और जय हिंद।